आज हम BLI 222 इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज ब्लॉक 2 नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज यूनिट 6 इंस्टीट्यूशंस एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टार्ट करने वाले हैं। आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। फर्स्ट, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट, इंटरनेशनल एजेंसीज, R&D ऑर्गेनाइजेशंस, academic institutions, learned societies, publishing houses, press, broadcasting station, museums, archives, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम शॉर्ट में NGO कहते हैं। ये कुछ टॉपिक्स है जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें। पहला हमारा टॉपिक आता है गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट। इसको डिटेल में समझते हैं। द वेरियस मिनिस्ट्रीज ऑफ द गवर्नमेंट आर ऑथेंटिक सोर्स ऑफ प्राइमरी डाटा एंड इंफॉर्मेशन। सरकार की काफ़ी सारी मिनिस्ट्रीज हैं जो कि एक ऑथेंटिक सोर्स होती हैं। ठीक, एक मुख्य स्रोत है, एक सही सोर्स है प्राइमरी डाटा और इंफॉर्मेशन का। द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, स्टेट, Union territories and the district of the Indian government have a structured mechanism for carrying out its many activities and disseminating much needed information through its various institutions and organizations. इंडियन गवर्नमेंट के मतलब भारत सरकार की जो कार्यपालिका होती है, विधायिका होती है, न्यायपालिका, राज्यों, हम कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों में कुछ एक्टिविटीज़ को, कुछ गतिविधियों को फुलफिल करने के लिए, अंजाम देने के लिए और काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं, काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं जो कि इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करते हैं। ठीक है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन मुख्य स्रोत होते हैं, इन सब इंफॉर्मेशन का प्रसार भी करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप की मिनिस्ट्रीज होती हैं जिनका अलग अलग रोल होता है अपने एरिया ऑफ सेक्टर पे कि वो क्या काम करते हैं और किस तरीके का इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट करता है। फॉर एग्जांपल, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एंड सो ऑन। ये काफ़ी सारी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं जो कि प्रसार के साथ साथ अपना काम भी करती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इंटरनेशनल एजेंसीज। अब ये क्या होता है इसको डिटेल में समझते हैं। देयर आर मैनी इंटरनेशनल एजेंसीज दैट आर इवॉल्व इन डेवलपमेंटल प्रोग्राम एंड हैव प्रेजेंस अक्रॉस द ग्लोब, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज। हम कह सकते हैं कि कितनी काफ़ी सारी इंटरनेशनल एजेंसीज होती हैं जो कि डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाती है, डेवलपमेंटल प्रोग्राम करवाती है। ठीक है, और ये ग्लोब में काफ़ी जगह प्रेजेंस है, मतलब पाई जाती हैं, देखी जाती है। स्पेशली कहाँ मिलती है ये? डेवलपिंग कंट्रीज में पाई जाती हैं। अब हम इंटरनेशनल लेवल पे डिफरेंट एजेंसीज देखेंगे जो एक डेवलपमेंटल एक तरीके से प्रोग्राम का काम करती है, ग्लोब में डिफरेंट कंट्रीज में पाए जाते हैं एक स्पेसिफिक फील्ड पर। पहला हमारा इंटरनेशनल एजेंसी आता है यूनेस्को। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका पहला पॉइंट, साइंड ऑन 16 नवंबर 1945। एक तरीके से हम कह सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन बैठी थी, उन्होंने बोला कि हमें इस फील्ड पे काम करना चाहिए, तो उसका एक एक्ट बिल पास किया गया, हम कह सकते हैं, एक शॉर्ट में समझ सकते हैं। तो साइन कब किया गया कि ये होना चाहिए? 16 नवंबर 1945 में किया गया। सेकंड पॉइंट देखते हैं, केम्ड इनटू फोर्स ऑन 14 नवंबर 1946। एक तरीके से लागू कब किया गया? जब ये फुलफिल काम करना स्टार्ट कर दिया गया। और लागू कब हुआ? 14 नवंबर 1946 में हुआ था। ठीक है, इट हैज़ 193 मेंबर स्टेट्स। इसमें 193 मेंबर स्टेट्स हैं एंड 6 एसोसिएट मेंबर शामिल हैं। UNESCO serve as a clearing house for dissemination and sharing of information and knowledge while helping member states to build their human and institutional capacities in diverse field. यूनेस्को एक तरीके से क्लियरिंग हाउस की तरह काम करता है। क्लियरिंग हाउस एक सेंट्रल एजेंसी होती है कलेक्शन करने की, क्लासिफिकेशन की और डिस्ट्रीब्यूशन एक इन्फॉर्मेशन की। हम कह सकते हैं इसके अंदर क्या शामिल है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन सेंटर भी, स्पेशलाइज इंफॉर्मेशन सेंटर शामिल होता है और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कन्वेंशनल लाइब्रेरी भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। तो ये इसकी तरह काम करती है यूनेस्को। ठीक है, और
साथ ही साथ फॉर डिसेमिनेटिंग एंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज, हम कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन का, और हम कह सकते हैं शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन को या प्रसार करते हैं इन्फॉर्मेशन और नॉलेज का। और साथ ही साथ मेंबर स्टेट को उनकी ह्यूमन और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को बढ़ाने में उनकी मदद करती है, डिफरेंट सेक्टर की मदद करती है उस चीज़ एक डिफरेंट डिफरेंट हम कह सकते हैं डाइवर्स फील्ड को इंक्रीज करने के लिए। अगर शॉर्ट में बताऊं यूनेस्को का काम, तो यूनेस्को क्या करती है, एक कंट्रीब्यूट करती है पीस और सिक्योरिटी, मतलब कि देश प्रदेश में एक शांति बनाए रखना, एक शांति का माहौल हो, सिक्योरिटी का माहौल हो, वो प्रमोट करती है। साथ ही साथ डिफरेंट नेशंस में वो एक तरीके से एजुकेशन को, साइंस को, कल्चर को एक तरीके से बढ़ावा देती है, ह्यूमन राइट को बढ़ावा देती है, फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ के लिए उन लोगों को बढ़ावा देती है, लोगों को वर्ल्ड के अंदर। नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आता है WHO, जिसे हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसका पहला पॉइंट, फाउंडेड इन 1948, ये 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, इसको फाउंड किया गया था। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग लीडरशिप ऑन ग्लोबल हेल्थ मैटर्स, shaping the health research agenda, setting norms and standards, articulating evidence-based policy options, providing technical support to countries, and monitoring and assessing health trends. जो WHO होता है ना, एक ग्लोबल हेल्थ मैटर को एक तरीके से हम कह सकते हैं एक लीडरशिप की तरह काम करता है, प्रोवाइड करता है, उसको रिस्पॉन्सिबल होता है उसको देखभाल करने के लिए, उसकी डिसीजन लेने के लिए हम कह सकते हैं। ठीक है, रिसर्च जो हेल्थ रिसर्च एजेंडा है उसको एक शेप देता है, उसको आकार देता है कि किस टॉपिक पे करना चाहिए, क्या है उसको शेप देता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाता है। ठीक है, सेटिंग करता है नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड को, एविडेंस बेस्ड हम पॉलिसी ऑप्शंस को एक बनाता है, आर्टिकुलेट करता है, टेक्निकल सपोर्ट देता है कंट्रीज़ को, और हम कह सकते हैं निगरानी करता है और आकलन करता है एक हेल्थ ट्रेंड्स को जितने भी अभी रिसेंटली में हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, द WHO इज़ अ वैल्यूएबल सोर्स ऑन ग्लोबल हेल्थ इंफॉर्मेशन, डाटा एंड स्टैटिस्टिक्स। WHO एक तरीके से हम ग्लोबल हेल्थ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, एक डाटा और स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करवाने में, हेल्थ के मामले में एक इम्पॉर्टेंट और एक वैल्यूएबल सोर्स कह सकते हैं इंफॉर्मेशन का। The organizations bring out several publications and report, many of which are available free of cost. ये ऑर्गेनाइजेशन ना काफ़ी सारी पब्लिकेशंस रिपोर्ट को पब्लिश करती है, देती है फ्री ऑफ, काफ़ी सारी तो ऐसे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिए जाते हैं। ठीक है, सम पब्लिकेशन ऑफ WHO, कुछ पब्लिकेशन के नाम बताऊं तो जैसे कि है वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो ये कुछ WHO के एग्जाम्पल हैं, रिपोर्ट के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल एजेंसी है जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट में FAO कहते हैं। इसका पहला पॉइंट, फाउंडेड इन 1945, ये कब पाया गया था, कब फाउंड हुआ था, हम कह सकते हैं 1945 में फाउंड हुआ था। द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ऑफ यूनाइटेड नेशंस लीड टू इंटरनेशनल एफर्ट टू डिफीट हंगर। FAO यूनाइटेड नेशंस एक तरीके से हम कह सकते हैं एक इंटरनेशनल लेवल पर एफर्ट कर रही है कि कोई भी भूखा ना रहे। ठीक है, भूख को हराने के लिए वो काम कर रही है, सभी गरीब लोगों को भी खाने के लिए कुछ मिल सके उसके लिए काम कर रही है। FAO इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। हम कह सकते हैं कि FAO एक तरीके से सोर्स ऑफ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन की तरह भी काम करता है। ठीक है, एक मुख्य स्रोत है नॉलेज का या हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन का। FAO हेल्प्स डेवलपिंग कंट्रीज एंड कंट्रीज इन ट्रांजिशन मॉडर्नाइज एंड इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशरीज प्रैक्टिसेस एंड इंश्योर गुड न्यूट्रिशन फॉर ऑल। हम कह सकते हैं कि जो FAO है ना, डेवलपिंग कंट्रीज और या हम कह सकते हैं कंट्रीज़, एक कंट्री या डिफरेंट कंट्रीज़ की मदद कर रही है मॉडर्नाइज होने में, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, फॉरेस्ट्री को इम्प्रूव करने के लिए, फिशरीज प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करने के लिए, और सबको सही मात्रा में गुड न्यूट्रिशन मिल सके उसके लिए वो काम कर रही है। ठीक है, मोर देन 300 टाइटल्स पर ईयर आर पब्लिश्ड बाय FAO। 300 से ज़्यादा टाइटल्स पब्लिश होते हैं FAO द्वारा इन डिफरेंट हम कह सकते हैं मल्टीपल लैंग्वेजेस ऑन टॉपिक्स सच एज हंगर एंड फूड सिक्योरिटी, कम्युनिटी मार्केट,
climate change, nutrition, fisheries, forest, रूरल लाइवलीहुड्स एक्सेट्रा। तो काफ़ी सारे टॉपिक्स पे डिफरेंट लैंग्वेजेस में होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे होते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं फूड एंड हंगर कह सकते हैं, या सिक्योरिटी के मामले में कम्युनिटी मार्केट के बारे में, क्लाइमेट चेंज कह सकते हैं, न्यूट्रिशंस कह सकते हैं, फिशरीज़ कह सकते हैं, फॉरेस्ट या रूरल लाइवलीहुड्स के बारे में, जो किस तरीके से वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उन सब चीज़ के बारे में ये लोग टॉपिक पर डिफरेंट आर्टिकल पब्लिश करते हैं। Some publications are the State of Food and Agriculture, in short SOFA, State of World's Forest, in short SOFO, etc. ये इंटरनेशनल एजेंसीज के भी कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, एंड ये एग्जाम्पल आपकी इग्नू की बुक्स में भी अवेलेबल होगा, तो आप उसमें से भी पढ़ सकते हैं, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इसमें से भी कुछ एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है R&D ऑर्गेनाइजेशंस। अब ये क्या होता है उसको डिटेल में समझते हैं। अ टिपिकल R&D ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंफॉर्मेशन कंज्यूमर एज वेल एज इंफॉर्मेशन जनरेटर। R&D ऑर्गेनाइजेशन जो होता है एक इंफॉर्मेशन कंज्यूमर की तरह काम करता है, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं एक इंफॉर्मेशन जनरेटर भी होता है। ओके, this characteristics of an R&D organization makes it an important source of information on two accounts। ये जो इसकी R&D की जो खूबियाँ होती है ना, ये जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स है, ये खूबी है, यही एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बनाती है दोनों सोर्सेज से, दोनों अकाउंट से। एज अ कंज्यूमर के बिहाफ पर हम भी कह सकते हैं, और एज अ जनरेटर के बिहाफ पर भी हम कह सकते हैं। ओके, अब ये कैसे होता है वो आगे डिटेल में समझेंगे। As R&D institutes are consumers of information, the institutes usually have rich libraries and information centers that is a valuable source of information in a given field। R&D मतलब यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो एक कंज्यूमर ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं, या इंफॉर्मेशन कंज्यूमर कह सकते हैं। ठीक है, जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनके खुद की एक अच्छी सोर्स ऑफ लाइब्रेरी होती है, एक अच्छी लाइब्रेरी होती है, एक इंफॉर्मेशन सेंटर होता है, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर फील्ड का एक अच्छा वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करता है लाइब्रेरी के अंदर, इंफॉर्मेशन सेंटर के अंदर। दैट्स वाई उसे कंज्यूमर ऑफ इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। इज इट क्लियर? By the virtue of the research and development activities are being carried out, the R&D organization are the important source of primary information। एक R&D ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटी होती है, करी जाती है, कंडक्ट की जाती है, कैरिड आउट होती है। ठीक है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होती है प्राइमरी इंफॉर्मेशन का। उसी से तो इंफॉर्मेशन हम कह सकते हैं प्रोड्यूस किया जाएगा, तो वही कह रहा है। Of course, the findings of research activities that are carried out usually get reported in documentary sources such as conference proceeding, journals और patent। मतलब कि जो फाइंडिंग होती है किसी भी रिसर्च एक्टिविटी की, जो भी रिसर्च कंडक्ट किया जाता है, जो उसका फाइंडिंग्स निकलती है, उसको लिखा जाता है, रिपोर्ट किया जाता है डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज के अंदर। ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग में लिखा जाता है, जर्नल्स में उसके पेटेंट करवाए जाते हैं, पेटेंट्स में लिखे जाते हैं, वो चीज़। Nevertheless, for information seeker, the organization can provide authentic and current information on an area of research pursued by scientists therein। जितने भी इंफॉर्मेशन सीकर होते हैं, जो इस इंफॉर्मेशन को ढूंढ रहे होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, R&D ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, वो प्रोवाइड करवाती है ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन सीकर को करवाती है। ओके, और करंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है उस पर्टिकुलर एरिया में जो रिसर्च हुई है, जो एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने परस्यूड किया है, जो किया है, वो रिसर्च उन्हें इंफॉर्मेशन सीकर तक पहुँचाती है ऑर्गेनाइजेशन। It should also be remembered that most R&D institutions hold conferences and seminars which are important platform for knowledge sharing, discussion and networking among the scientists and researchers। ये बात भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि R&D जितने भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, वो कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार करवाती है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म होता है नॉलेज शेयरिंग का, डिस्कशन का और एक नेटवर्किंग बनाने का। ठीक है, किसके बीच में? साइंटिस्ट के बीच में या रिसर्चर के बीच में। एक मान लो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर रिसर्च हुई है,
ठीक है, तो वो एक कॉन्फ्रेंस करवा दिया जो उस रिसर्च के बारे में वो शेयर करेंगे, फिर लोग उसका ओपिनियन अपना देंगे कि सही है ना, ये जो भी है, तो उसके बारे में इस तरीके से कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार करवाए जाते हैं। Many research institutions also have the concept of open day or open house, wherein the general public are invited to exhibitions and demonstration of the R&D institutes, various facilities and technologies, which in turn itself is a information gatherer and enriching experience. काफ़ी सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पर ओपन डे और ओपन हाउस का कॉन्सेप्ट होता है, जहाँ पर जनरल पीपल को बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है एग्जीबिशन के लिए और डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बुलाया जाता है R&D इंस्टीट्यूशंस में, जहाँ पर काफ़ी सारी वेरियस फैसिलिटीज़ और टेक्नोलॉजीज़ बताई जाती हैं, जो कि अपने आप में इंफॉर्मेशन गैदरिंग का एक तरीका है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग होता है और साथ ही साथ कुछ न्यू एक्सपीरियंस गेन होता है। जैसे कि आप टेबल देख रहे हैं, इस टेबल में 14 नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर हैं जो कि नीसिट के साथ इन्वॉल्व है। नीसिट का फुल फॉर्म होती है नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें से टोटल 8 CSR लाइब्रेरी के साथ सेटअप हो रखी है। CSIR की फुल फॉर्म होती है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। जब नीसेट प्रोग्राम डिसकंटिन्यू हुआ तो उसके साथ साथ काफ़ी सारे नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर भी डिसकंटिन्यू हो गए, जैसे कि नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर क्रिस्टलोग्राफी, नेक्स्ट है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर एडवांस कैरेमिक्स, नेक्स्ट है नेशनल सेंटर फॉर बिब्लोमेट्रिक्स, नेक्स्ट है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर ऑन टी मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग, नेक्स्ट वन इज नेशनल सेंटर फॉर पब्लिकेशंस ऑन CD-ROMs। तो ये कुछ हमारे नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर थे जो कि नीसेट के साथ ही बंद हो गए, ठीक है, फंक्शन करना बंद कर दिया। बाकी रिमेनिंग जो है वो स्टिल अभी अलाइव हैं, वो चल रहे हैं, फंक्शनिंग में हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। अब ये क्या होता है इसको डिटेल में पढ़ते हैं। Schools, universities, colleges, and other specialized academic institutions not only impact knowledge but also play an important role in molding the lives of youngsters for their future careers and being a part of good citizenry. Academic institutions, particularly the higher education institutions such as universities, are the source of various kind of information. जितने भी स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज और जितने भी स्पेशलाइज्ड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो नॉलेज के साथ साथ लोगों को हम कह सकते हैं जितने भी यंगस्टर्स होते हैं ना, उनके भविष्य में कुछ अपना करियर में कर सके, साथ ही साथ एक अच्छे नागरिक बन सके, उसको बनने में एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, एक हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, जिसमें पर्टिकुलरली किसके लिए कहा गया है, हायर एजुकेशन। जैसे कि हम हायर एजुकेशन करवाते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी एक एक सोर्स है वेरियस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन का। ओके, सेकेंड पॉइंट देखते हैं। एज एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस वुड बी कंडक्टिंग सेवरल कोर्सेज, information on the courses and programs offered is one of the many different kind of information that is provided. एक एकेडमिक, किसी भी हम एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की बात करें तो वो काफ़ी सारे सेवरल कोर्सेज करवाते हैं, और एक पर्टिकुलरली अगर मैं कोर्स और जितने भी कोर्सेज होते हैं और प्रोग्राम्स होते हैं उसमें काफ़ी डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है उस प्रोग्राम के दौरान, या हम कह सकते हैं उस कोर्स ऑफ के दौरान। Centers or department in the academic institutions that deal with placements of students, public relation, industry partnership, commercialization of technologies, and alumni of some of the areas on which the academic institutions disseminates information. एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में जितने भी सेंटर्स होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, वो स्टूडेंट का रिप्लेसमेंट करवाते हैं, पब्लिक रिलेशन करते हैं, या इंडस्ट्री पार्टनरशिप करते हैं, या हम कमर्शलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, या एलुमनी होता है। एलुमनी क्या होता है वो आप लोग मुझे खुद कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। तो ये कुछ एरिया पे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस डिसिमिनेट करता है इंफॉर्मेशन की कह सकते हैं। The Nalanda University in India was the oldest university system of education in the world. नालंदा यूनिवर्सिटी इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी सिस्टम है वर्ल्ड के अंदर।
India now has over 400 university including central, state, deemed and private universities. अब 400 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ इसके अंदर शामिल है, जो कि सेंट्रल लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है, डीम्ड लेवल पे है या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हम कह सकते हैं. सम ऑफ द प्रोमिनेंट मतलब फेमस हम कह सकते हैं यूनिवर्सिटी इन इंडिया इंक्लूड द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई. तो ये कुछ फेमस यूनिवर्सिटीज़ के नाम हैं इंडिया के लेवल पर. हमारा न्यू टॉपिक आता है लर्न सोसाइटीज़. अभी क्या होता है उसको डिटेल में समझते हैं. अ लर्न सोसाइटी इज एन ऑर्गेनाइजेशन that exists to promote an academic discipline or group of disciplines. लर्न सोसाइटी एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन होती है जो प्रमोट करती है एकेडमिक डिसिप्लिन को, या तो हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ डिसिप्लिन को. अगर हम इसको डिटेल में समझें तो लर्न सोसाइटी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर एरिया या उसके अलाइड एरियाज को प्रमोट करती है, जिससे प्रोफेशनल्स को हेल्पफुल रहे. सेकेंड पॉइंट देखते हैं. मोस्ट लर्न सोसाइटीज़ आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. बहुत सारी लर्न सोसाइटीज़ जो होती है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है. नेक्स्ट पॉइंट. द रॉयल सोसाइटी इज़ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट साइंटिफिक अकेडमी इन द कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस. जो द रॉयल सोसाइटी है ये वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट साइंटिफिक अकेडमी है जो अभी तक एग्जिस्टेंस में है. इट फाउंडेड इन 1660. द रॉयल सोसाइटी जो है ना उसका कब फाउंड हुआ था? 1660 में फाउंड हुआ था. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस, जिसे हम शॉर्ट में AAAS कहते हैं, एंड अमेरिकन केमिकल सोसाइटी ACS आर ऑल्सो अमंग रिनॉर्ड लर्न सोसाइटी. तो ये दो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी एक फेमस और लर्न सोसाइटी है. ओके. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. इंडिया ऑल्सो हैज़ अ नंबर ऑफ लर्न सोसाइटी इन डिफरेंट डिसिप्लिन. इंडिया के पास भी नंबर ऑफ लर्न सोसाइटी है डिफरेंट डिसिप्लिन में, जैसे कि द एशियाटिक सोसाइटी, द जियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया, द इंडियन फिजिकल सोसाइटी आर द सम ऑफ लर्न सोसाइटी. तो ये कुछ 3 आपको इंडियन लर्न सोसाइटी के नाम बताए गए हैं. नेक्स्ट पॉइंट. The Asiatic Society was found in the year of 1784 by the Sir William Jones, who began his work with the dream that visualized a center for Asian studies. The Asiatic Society जो है वो 1784 में फाउंड हुआ था सर विलियम जोन्स के द्वारा. उनका ये सपना था, इस सपने से काम करना शुरू किया था कि वो एशियन स्टडी का सेंटर बनाना चाहते थे एशियाटिक सोसाइटी को. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं प्रेस. अभी क्या होता है इसको डिटेल में समझते हैं. द प्रेस एंड प्रिंट न्यूज़ मीडिया फोकसेस ऑन करंट न्यूज़ एंड इवेंट. जो प्रेस होता है और प्रिंट न्यूज़ मीडिया होता है वो फोकस करता है मेनली करंट न्यूज़ पे और इवेंट पे. नेक्स्ट पॉइंट. न्यूज़पेपर आर द वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ करंट न्यू इन्फॉर्मेशन. तो न्यूज़पेपर जो होता है वो एक वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्री सोर्स है करंट इन्फॉर्मेशन का. In addition to general newspaper, sports, business, trade, science and other such narrow areas are also have newspaper and news magazines that aim to disseminate information to the user. एक कोई भी न्यूज़पेपर के अंदर आपको स्पोर्ट्स की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बिजनेस की मिलेगी, ट्रेड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, साइंस से रिलेटेड, मतलब नैरो से नैरो एरिया के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी. उसके अंदर न्यूज़ मैगजीन्स भी होते हैं. उनका न्यूज़पेपर हम कह सकते हैं या न्यूज़ मैगजीन्स हम कह सकते हैं. ये दोनों ही इनका मेन टारगेट ये होता है कि इन्फॉर्मेशन का प्रसार करना, यूज़र तक पहुंचाना. नेक्स्ट पॉइंट. प्रेस ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आर्काइविंग इन्फॉर्मेशन. Such archived information is of great value to the information seeker, including student, researcher, investigator, filmmaker, author, etc. जो प्रेस होता है ना वो इन्फॉर्मेशन को आर्काइव करने का भी उसका एक महत्वपूर्ण रोल होता है, एक रोल प्ले करता है. ठीक है. मतलब स्टोर करके उसको संभाल के प्रिजर्व करके रखने का भी उसका एक रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जितने भी आर्काइव्ड इन्फॉर्मेशन होते हैं वो इन्फॉर्मेशन सीकर के लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं.
जैसे कि स्टूडेंट के लिए वैल्यूएबल होते हैं, रिसर्चर के लिए, इन्वेस्टिगेटर के लिए, फिल्म मेकर के लिए, ऑथर के लिए। तो ये कुछ पर्सन है जिनके लिए ये वैल्यूएबल है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन। अब ये क्या होता है इसको डिटेल में समझते हैं। ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस इंक्लूड द रेडियो एंड टेलीविजन स्टेशन दैट ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम फॉर एंटरटेनमेंट एंड न्यूज़। जितने भी ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस होते हैं वो एक तरीके से रेडियो के होते हैं या टेलीविज़न स्टेशंस होते हैं, जिनका ये क्या ब्रॉडकास्ट करते हैं, ये ब्रॉडकास्ट करते हैं प्रोग्राम्स को एंटरटेनमेंट पर्पज़ के साथ साथ न्यूज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। In the present time, the television in a particular has become an integral of part of one's life as a source of entertainment and general awareness. आज के टाइम में टेलीविज़न एक ऐसा पार्ट हो गया, लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट हो गया, जिसमें ये एंटरटेनमेंट के साथ साथ हमें एक जर्नल अवेयरनेस भी प्रोवाइड करवाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है म्यूजियम्स। अब ये क्या होता है इसको डिटेल में समझते हैं। A museum is a building or institutions which houses a collection of artifacts. म्यूजियम एक ऐसी बिल्डिंग है, या तो हम कह सकते हैं एक इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पर जितने भी कलेक्शन आर्टिफैक्ट्स का कलेक्शन को संभाल कर रखा जाता है। आर्टिफैक्ट्स मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि मैन द्वारा या किसी पर्सन द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, म्यूजियम कलेक्ट एंड केयर फॉर ऑब्जेक्ट ऑफ साइंटिफिक, artistic or historical importance and make them available for public viewing through exhibit that may be permanent or temporary. म्यूजियम्स जो होते हैं ना, वो कलेक्ट करते हैं और केयर करते हैं ऑब्जेक्ट्स को। ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो साइंटिफिक रिलेटेड भी हो सकते हैं, एक तरीके से आर्टिस्टिक्स ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि पीपल को देखने के लिए अवेलेबल करते हैं, अवेलेबल करवाते हैं कि लोग उन्हें देख सके, उन्हें जाने पहचाने, एक एग्जीबिशन के थ्रू उन लोगों को दिखा सके। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट लार्ज म्यूजियम्स आर लोकेटेड इन मेजर सिटीज थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड मोर लोकल वंस एग्जिस्ट इन स्मॉलर वंस टाउन्स एंड इवन दो द कंट्री साइड। ज़्यादातर जो लार्ज म्यूजियम्स होते हैं वो सिचुएटेड होते हैं सिटीज़ में, वर्ल्ड के किसी भी एक सिटी में सिचुएटेड होंगे, ठीक है। और जो स्मॉलर वन होते हैं वो किसी भी स्मॉल सिटीज़ में होते हैं, ठीक है, ये टाउन में हम कह सकते हैं। और कभी कभी तो कंट्री साइड में भी होते हैं, कंट्री साइड मतलब ग्रामीण क्षेत्र में भी होते हैं। अर्ली म्यूजियम्स बिगिन एज द प्राइवेट कलेक्शन ऑफ वेल्दी इंडिविजुअल, families or institutions of art and rare or curious natural objects and artifacts. पहले के टाइम पे जो म्यूज़ियम की शुरुआत हुई थी वो एक तरीके से प्राइवेट कलेक्शन से हुई थी, जिसमें जो धनी व्यक्ति हुआ करते थे, फैमिलीज़ हुआ करती थी, मतलब परिवार हुआ करते थे, या इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे, वो आर्ट रखते थे, कोई रेयर चीज़ रखा करते थे, या कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट रखा करते थे, या आर्टिफैक्ट्स मतलब कि मैन मेड बनाई गई चीज़ें को रखा करते थे। म्यूजियम्स अंडरटेक सेवरल एक्टिविटीज़ दैट मेक एन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सोर्स. This include display of object arts and artifacts along with its information, screening of educational films, guide tour, talks by the expert, special lecture and training program. Facilitate for photography, access to the reserve collection, library for study and advice on identification of art object. These are all information provided activity of the museum. एक म्यूज़ियम जो होता है वो काफ़ी सारी एक्टिविटी करता है, जिसे वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बनाता है उसकी एक्टिविटी की वजह से। जैसे कि वो ऑब्जेक्ट्स को डिस्प्ले करेगा, आर्ट्स को दिखाएगा, आर्टिफैक्ट्स को दिखाएगा अलॉन्ग विथ इसकी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसके साथ एजुकेशनल फिल्म आपको दिखा सकते हैं, गाइड टूर करवा सकते हैं, एक्सपर्ट्स के साथ टॉक हो सकता है, स्पेशल लेक्चर प्रोवाइड करवाते हैं, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गया वो करवाते हैं, वो फोटोग्राफी की भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है उसके बारे में एडवाइस ले सकते हैं वहाँ से। तो ऐसी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है जो म्यूज़ियम के अंदर होती हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है आर्काइव्स। अभी क्या होता है इसको डिटेल में समझते हैं। पहला पॉइंट, आर्काइव्स लाइक म्यूजियम्स आर store houses of document that have a great historical value.
आर्काइव म्यूजियम की तरह ही होते हैं, एक स्टोर हाउस होते हैं, ये डॉक्यूमेंट का स्टोर हाउस है। वो कलेक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट्स था ना, बट ये डॉक्यूमेंट का स्टोर हाउस है जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखा जाता है, जिसकी ग्रेट हिस्टोरिकल वैल्यू होती है, उसको स्टोर करके रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एन आर्काइव इज अ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। आर्काइव क्या होता है? आर्काइव एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड का कलेक्शन होता है। म्यूजियम क्या था? म्यूजियम आपका कलेक्शन था आर्टिफैक्ट्स का। ओके, ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हुआ। Archives consist of records which have been selected for permanent or long-term preservation on ground of their enduring culture, historical or evidentiary value. आर्काइव एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पर रिकॉर्ड को रखा जाता है। ऐसे रिकॉर्ड को सेलेक्ट करके रखा जाता है जो कि परमानेंटली प्रिजर्वेशन किया जा सके या तो लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन किया जा सके। ठीक है, ऐसे चीज़ को जो कि ऐतिहासिक हो, या तो हम कह सकते हैं स्थानीय उसका हम कल्चर हो एक तरीके से उसका, ठीक है, और कोई एविडेंसी वैल्यू हो उसकी, तो ऐसी चीज़ों को संभाल कर ऐसे रिकॉर्ड्स को रखा जाता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट के फॉर्म में। The National Archive of India is the repository of non-current record of the Government of India and is holding them in trust for the use of administrator and scholar. It is an attached office of the Department of Culture under the Ministry of Tourism and Culture. नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नॉन करंट रिकॉर्ड्स का एक भंडार है, रिपोजिटरी है, जहाँ पर रिकॉर्ड होता है ना, वो एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर और स्कॉलर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसको ट्रस्ट में रखा जाता है। ये डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर का एक अटैच्ड ऑफिस है, किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर के अंडर के में आता है। ओके, इट वॉज सेटअप इन मार्च 1891 इन कलकत्ता, जिसे हम रिसेंटली में कोलकाता कहते हैं, एज द इंफेरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट इन सब्सिक्वेंट टू द ट्रांसफर ऑफ द नेशनल कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू न्यू दिल्ली इन 1911. The record were made available for bona fide research in 1939 and by 1947 all pre-1902 records were available for consultation. जो नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया है ना, 1891 मार्च 1891 में सेटअप हुआ था। ठीक है, कोलकाता के अंदर। किसके मतलब उसे हम उस डिपार्टमेंट का नाम रखा गया था, एम्पेरिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट रखा गया था, इसके थ्रू स्थापना की गई थी। ठीक है, जगह का नाम ये था। उसके बाद कलकत्ता से न्यू दिल्ली में उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था 1911 में। उसके अंदर जितने भी रिकॉर्ड थे ना, 1939 में बॉनिफाइड रिसर्च के लिए अवेलेबल कराए गए थे 1947 तक के लिए। 1902 से लेके उससे पहले जितने भी आपके उनके पास रिकॉर्ड्स थे ना, वो कंसल्टेशंस के लिए अवेलेबल थे। प्रिजर्वेशन, रेप्रोग्राफिक सर्विस, रेफरेंस सर्विस, ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन आर्काइव्स एंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट आर प्रोवाइडेड बाय नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। मतलब कि प्रिजर्वेशन की सर्विसेज वहाँ पे होती हैं। ठीक है, एक तरीके से रेप्रोग्राफिक सर्विस मतलब फोटोकॉपी और जेरोक्स की जो सर्विसेज होती है ना, उसको बोलते हैं रेप्रोग्राफिक सर्विस। ठीक है, रेफरेंस सर्विस हो गई, या ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाए जाते हैं आर्काइव के अंदर। ठीक है, नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया के अंदर ये सारे एक्टिविटीज होते हैं। The National Film Archive of India is yet another example of an archive that aims to safeguard the heritage of Indian cinema for the prosperity and act as a center for dissemination of the healthy film culture in the country. नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया एक और एग्जाम्पल है आर्काइव का। ठीक है, जिसका मेन उद्देश्य होता है कि इंडियन सिनेमा के जो हम कह सकते हैं विरासत हैं, जो ने मिला है, ठीक है, उसको संभाल कर रखना और एक तरीके से प्रसार का काम भी करते हैं ये लोग। हेल्दी फिल्म कल्चर इन द कंट्री के अंदर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अभी क्या होता है उसका एक एक करके पॉइंट समझते हैं। पहला पॉइंट, अकॉर्डिंग टू पीटर विलिट्स, non-governmental organization is defined as an independent voluntary association of people acting together on continuous basis for some common purpose other than achieving government office, making money or illegal activities. पीटर विलिट्स के अकॉर्डिंग नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि एक
इंडिपेंडेंट वॉलेंटरी एसोसिएशन है लोगों का, जो कि साथ मिलकर कॉन्टिन्यूस बेसिस पे काम करते हैं एक पर्टिकुलर कॉमन पर्पस पे। ठीक है, इनका मकसद इलीगल एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं होता है, अदर देन है। ठीक है, ना ही गवर्नमेंट ऑफिस से रिलेटेड होते हैं और ना ही इनका मकसद होता है कि मनी जनरेट करना। ठीक है, ये सोशली वेलफेयर के लिए काम करते हैं। एनजीओज आर फंडेड टोटली और पार्शली बाय गवर्नमेंट। एनजीओ होते हैं ना, या तो टोटली डिपेंड होंगे, उनके किसके फंड के ऊपर डिपेंड करेंगे, गवर्नमेंट उन्हें फंड देती है, या तो पार्शली हाफ अमाउंट, मतलब गवर्नमेंट उनका फंड देती है। ठीक है, एनजीओज आर ऑल्सो नोन एज सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ को हम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, या तो हम कह सकते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये कुछ एनजीओज के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। एक एक करके हम इसे डिटेल में देखते हैं कौन से एनजीओ का क्या रोल होता है। फर्स्ट आता है चाइल्ड इन नीड इंस्टीट्यूट, जिसे हम शॉर्ट में CINI कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इंडिया इज लीडिंग एनजीओ फाउंडेड इन कोलकाता इन 1974। कहने का मतलब ये एनजीओ कोलकाता के अंदर फाउंड हुआ था 1974 के अंदर। ये इंडिया के लेवल पे है। ठीक है, through its field program, training and research, the focus of the NGO has been on health of women and children nutrition and development, adolescent issues, and mainstreaming street children through education. हम कह सकते हैं कि एनजीओ का मेन फोकस ये होता है कि वुमेन्स की हेल्थ के ऊपर ध्यान देना, चिल्ड्रन के हेल्थ के ऊपर ध्यान देना, चिल्ड्रन न्यूट्रिशन डेवलपमेंट पे फोकस करना, एडोलेसेंस के जितने भी इश्यूज होते हैं उसके ऊपर ध्यान देना, और जो स्ट्रीट में रहने वाले बच्चे हैं, जो एजुकेशन के माध्यम से उनकी मदद करना। हमारा नेक्स्ट एनजीओ आता है चाइल्ड राइट एंड यूथ, जिसे हम शॉर्ट में CRY कहते हैं। एक और ये फेमस एनजीओ है जो कि अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन पे फोकस करता है। अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन वो चिल्ड्रन होते हैं जो कि गरीब बच्चे होते हैं। इंडिया के लेवल पे उन पे फोकस किया जाता है, उनके एजुकेशन पे, उनके हेल्थ पे, उनके प्रोटेक्शन पे, उनके राइट्स पे फोकस किया जाता है। ठीक है, तो ये उनके लिए बनाया गया एनजीओ है। हमारा नेक्स्ट एनजीओ आता है सेंटर फॉर सोशल रिसर्च। ये एक ऐसा एनजीओ है जिसका मिशन ये होता है कि वुमेन एम्पावर पे फोकस करते, गर्ल्स पे, वुमेन एम्पावर पे फोकस किया जाता है, उनके फंडामेंटल राइट पे फोकस किया जाता है। और हम कह सकते हैं कि जो जेंडर इक्वलिटी पे भी बात की जाती है इसमें। ठीक है, सोसाइटी के जेंडर पर्सपेक्टिव पे भी समझाया जाता है, सोशल इशू पे ध्यान दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट एनजीओ आता है सपना। ये भी एक ऐसा एनजीओ है जो कि वुमेन एम्पावरमेंट पे फोकस करता है। हमारा नेक्स्ट एनजीओ आता है कल्पवृक्ष। ये एक ऐसा एनजीओ है जो कि इन्वायरमेंटल अवेयरनेस पे फोकस करता है। ठीक है, कैंपेन्स लगाता है, रिसर्च करता है, या उससे रिलेटेड एरियाज पे बात करता है। ठीक है, लोगों को समझाता है। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप सो आपको पूरा चैप्टर समझ में आया हो। अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ में ना आया हो या कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी।